Hi everyone, my name is Diksha and welcome back to DK Sharma Education Hub. आज 6 पार्ट हम करेंगे इंडियन म्यूज़िक का। इसके बाद एक और लेक्चर है इंडियन म्यूज़िक पर ही। उसके बाद आपका इंडियन म्यूज़िक से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो आज का टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कार्नेटिक म्यूज़िक के बारे में। हमने क्लासिफिकेशन देख ली थी, उसमें हमने डिवाइड करा था 3 पार्ट्स में, जिसमें आते थे पहले हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक जो कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा प्रेवलेंट है। सेकंड आया था कार्नेटिक म्यूज़िक और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाट द कार्नेटिक म्यूज़िक एंड लास्ट टॉपिक इज़ फोक म्यूज़िक जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद कार्नेटिक म्यूज़िक। कार्नेटिक म्यूज़िक की बात करें, अब देखो मैं इसको थोड़ा आपको कंपेयर करके करवाऊंगी। बिकॉज क्या हुआ था, हमने देखा था, यहाँ मैं एक छोटा सा ब्लॉक बना रही हूँ ताकि आप थोड़ा कंपेयर कर सको। ये आ गया आपका हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। देखो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में एंशियंट से लेके मॉडर्न पीरियड तक देखिए ना तो बहुत ज़्यादा ऑल्टरेशन हुई है, बहुत चेंजेस आए हैं उसमें, ठीक है। बट जब कार्नेटिक म्यूज़िक को देखते हैं ना तो सिर्फ मेडिवल पीरियड में थोड़ा सा चेंज आया था उसमें, पर बाद में अगर देखें ओवरऑल देखें फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न तो हमें उतना ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन नहीं देखने को मिलता। ये लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, इनका मानना ये है कि चेंज नहीं करनी है चीज़ें, जैसे पहले से थी वैसे ही उसको हम चलाते आएंगे, मतलब अब मॉडिफिकेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। बट येस, मेडिवल पीरियड में बोल सकते हैं थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन हुई है, बट आज के और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के साथ इसको कंपेयर करें तो इसमें ऑल्ट्रेशन नहीं होती। जो सिंगर होते हैं वो इम्प्रोवाइजेशन के खिलाफ हैं, चेंज के खिलाफ हैं कि जो म्यूज़िक है उसको वैसा ही रखो। अगेन जैसे हमने एविडेंसेस पढ़े थे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के, कहाँ पे मिला था हमें एविडेंस? सबसे पहले नाट्य शास्त्र में। किसने लिखी थी? भरत मुनि ने। तो उसमें हमें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के 7 नोट्स के बारे में हमने पढ़ा था, सारे गामा पा। वैसे ही कर्नाटिक म्यूज़िक जो है उसमें भी हमें एविडेंसेस देखने पड़ेंगे। बिकॉज क्या होता है ना, जब भी कोई चीज़ को आपने प्रूव करना है तो आपको एविडेंस भी साथ में रखना पड़ेगा। तो वही हम अब देखेंगे, एविडेंसेस एंड सोर्सेस। एविडेंसेस में फर्स्ट आता है दैट इज़ योर शिलापदिकरम। शिलापदिकरम की जब भी बात होएगी, किसने लिखी है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करो, साइड में ब्रैकेट में लिख लो इलांगो एडिगल। इलांगो एडिगल ने ये बुक लिखी थी। बेसिकली इसमें पोइम्स आपको देखने को मिलती हैं, तो साइड में लिख लो बिकॉज अभी लिटरेचर के ऊपर अलग से टॉपिक आएगा, उसमें ये दोबारा रिपीट होंगी। अभी थिएटर पढ़ेंगे ना हम जब आगे चल के, तो वहाँ भी शिलापदिकरम आएगा, तो ये चलता ही रहेगा, तो इसको याद रखना। साउथ इंडियन बुक थी ये शिलापदिकरम। तो उसमें ये बताया गया है कि जो संगम पीरियड चलता है, जो संगम पीरियड है ये हम बोलते हैं जो आपका साउथ वाला पार्ट है इंडिया का, उसमें जो एज चलती है दैट इज द संगम। संगम का मतलब होता है असेंबली, ठीक है। तो शिलापदिकरम, तो उसमें ये बताया गया है कि संगम पीरियड में नीचे साउथ इंडिया में कार्नेटिक म्यूजिक हुआ करता था 7 to 8 सेंचुरी के अराउंड, ठीक है। सेकेंड इज तोलकापियम। तोलकापियम जो बुक है इसके राइटर का नाम रखना, याद रखना बहुत इजी है बिकॉज बुक का नाम है तोलकापियम, ठीक है, तोलकापियम। और जो इसके राइटर हैं वो कौन है? तोलकापियर। तो इजी है ना, ये तो याद रह जाएगा, ये तो नहीं भूलता। थर्ड आते हैं कलादम। ये जो तोलकापियम वाला क्वेश्चन था ना, ये आपके CAPF में भी आया हुआ था, CAPF 2022। उसमें तोलकापियर के बारे में बात करी गई थी कि ये क्या करते हैं। फिर वहाँ पे ऑप्शन था कि बाकी सारी करेक्ट हैं, सिर्फ एक इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट में पूछा हुआ था, बोला था कि ये एक संस्कृत राइटर हैं, ठीक है। तो ये संस्कृत राइटर नहीं थे, ये तमिल राइटर थे, प्राकृत से ज़्यादा एसोसिएटेड थे। बट चलो लैंग्वेज पे इतना मत जाओ, यस ये तमिल से एसोसिएटेड थे, तो वो वाली गलत थी, ठीक है। तोलकापियम। तो 3 एविडेंसेस हमने ऐसे देख लिए जो बुक्स में हमें मिले हैं। तो कौन कौन से? शिलापदिकरम, तोलकापियम एंड कलादम। फिर हम देखेंगे कुछ एक कॉन्ट्रीब्यूशंस हुई 7 to 8 सेंचुरी में। शेवाइट सेंट्स, ऐसे भक्त जो किसके भक्त थे? दैट इज शिवा के। तो उनके जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं उसमें भी हमें कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में देखने को मिलता है। सेकंड है वैष्णवाइट, जो विष्णु के भक्त हुआ करते थे, तो उन्होंने भी हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करी हैं जिससे पता लगता है कि जो कार्नेटिक म्यूजिक है उस टाइम पे एग्जिस्ट किया करता था।
थर्ड है कृष्ण देवराया। कृष्ण देवराया की एक बुक आएगी आगे चल के, यहाँ पे अगर आपको लिखनी है तो लिख लो, नहीं तो वहीं पे लिखना लिटरेरी सोर्सेज में, बट लिख लो क्योंकि याद रह जाती हैं फिर। जम्बावती कल्याणम, जम्बावती कल्याणम रिटन बाय कृष्ण देवराया। क्या था इसमें वो डिटेल में करेंगे, बट यस यहाँ पे हमें कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में देखने को मिलता है। एंड फोर्थ है वेंकटा मक्खी। मैंने इनकी बुक का नाम नहीं लिखा है बिकॉज इनकी जो बुक थी उसका नाम मुझे बताएंगे आप। वाई? क्योंकि मैंने आपको याद कराया था वेंकटा मक्खी 2 शब्दों का नाम है ऑथर का, और इनकी जो बुक थी वो भी 2 वर्ड्स की थी। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, चैट से शुरू थी। मैंने बोला था वेंकटा चैट कर रहे हैं, वेंकटा नायडू तो याद ही होंगे ना, तो चैट WI फिर आगे आप बताओगे क्या था, ठीक है। 2 वर्ड्स की थी। तो इसमें क्या बताया है कि कार्नेटिक म्यूजिक में कितने सिंगिंग के फॉर्मूलाज होते हैं, 72। क्योंकि जब भी सिंगिंग होती है ना तो रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वेंकटा मक्खी की जो बुक है, जो कि नाम आप बताओगे, तो उसमें क्या बोला गया है, 72 सिस्टमैटिक फार्मूला ऑफ सिंगिंग। 17th सेंचुरी में हमें 72 सिस्टमैटिक फार्मूला मिलते हैं सिंगिंग के। उसके बाद अगर कार्नेटिक म्यूजिक के फीचर्स देखें, फर्स्ट है कि बहुत ज़्यादा इवॉल्व जो म्यूजिक होता है ना उसको बोलते हैं कृति। तो ये टर्मिनोलॉजी है, ये आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कृति। जो इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ना वो मृदंग है। मैंने जान के यहाँ पे पिक्चर नहीं लगाई है, वाई? बिकॉज मैं चाहती हूँ आप जब भी इस क्वेश्चन का आंसर लिखो तो उसमें डायग्राम भी ड्रॉ करो। तो मृदंग कुछ ढोलकी की तरह होता है, इस तरह से, ठीक है। अब तो सभी को याद आ गई होगी। मृदंग बोलते हैं इसको, ड्रम होता है बेसिकली, ड्रम लिख लो चाहे से ब्रैकेट में, ओके। देन आता है कि जो मृदंग है उसके बेसिस पे देखें ना तो 2 तरह का म्यूजिक होता है, एक बोलते हैं थनम, एक होता है रागम। थनम में क्या होता है, ऐसा म्यूजिक जिसमें आपको मृदंगम की आवाज आएगी, मतलब जो म्यूजिक बिना मृदंग के अधूरा है, ठीक है। तो इसमें दोनों होंगे, म्यूजिक भी होंगे मृदंग भी होंगे। पर जो रागम होगा ना उसमें सिर्फ आपको म्यूजिक मिलेगा और मृदंग नहीं होगा। तो 2 आगे कौन कौन से, थनम एंड रागम। थनम में आपको म्यूजिक मिलेगा अलॉन्ग विद द मृदंगम, पीछे से ड्रम की बीट भी आएगी साथ में। पर रागम की केस में सिर्फ म्यूजिक म्यूजिक होगा, देयर इज नो मृदंगम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। तो आपको 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। पहला है पल्लवी। इसमें देखो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो। इसमें क्या होता है पल्लवी में, जो फर्स्ट और सेकंड थीमेटिक लाइंस होती है ना, हर एक स्टैंजा की वो रिपीट होती है। मतलब वो जो 1 और 2 लाइंस होंगी ना उनको ही बार बार रिपीट किया जाएगा। तो दैट इज योर पल्लवी। पल्लवी क्या करती है, फर्स्ट एंड सेकंड थीमेटिक लाइन जो होती है उसका रेपिटेशन। फिर आता है अनुपल्लवी। अब इसमें क्या होता है, 2 लाइंस होंगी, इनको गाया, फिर पल्लवी वाली लाइन आएगी, ठीक है। फिर बीच में फिर से जो भी था वो गाया, फिर से लास्ट में 2 लाइंस आएंगी और लास्ट में पल्लवी आएगी। तो मतलब पल्लवी को गाया जाएगा 2 लाइंस के बाद में और 2 लाइंस लास्ट की बाद में, ठीक है। दैट इज योर अनुपल्लवी। थर्ड इज वर्णम। वर्णम क्या करता है कि किस टाइप का रागा जो है वो गाना है बिगनिंग में। तो इट डिसाइड रागा एट बिगिनिंग। तो ये बताएगा कि रागा कौन सा शुरू कहाँ से करना है। वो बोलते हैं ना शुरुआत कैसे करनी है, तो वो वर्णम डिसाइड करता है। फिर आप जब भी वर्णम को देखोगे आपको 2 तरह का देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साथ में ताकि याद रहे आपको। एक मिलेगा आपको पूर्वंगा और दूसरा मिलेगा आपको उत्तरंगा। अब जब राग या सॉन्ग है वो शुरू कर दिया तो जो फर्स्ट हाफ होता है उस सॉन्ग का उसको बोलते हैं पूर्वंगा और जो सेकेंड हाफ होता है उसको क्या बोलते हैं उत्तरंगा, ठीक है। सो दिस इज वर्णम। फोर्थ आता है आपका दैट इज राग मल्लिका। राग मल्लिका में क्या होता है, जो पल्लवी का फाइनल स्टेज होता है ना उसको क्या बोलते हैं, राग मल्लिका। मतलब स्टार्टिंग में पल्लवी आएगी, फिर 2 लाइंस के बाद हर 2 लाइन के बाद पल्लवी को रिपीट किया जाएगा
और फिर तीसरे में क्या होगा, डिसाइड होएगा कि कौन सा राग शुरुआत में गाना है, और फिर लास्ट में आएगा रागा मलिका। रागा मलिका में क्या होगा, फाइनल स्टेज होती है आपके पल्लवी की, वो आएगी, मतलब जो लास्ट वाले स्टेंजाज होंगे वो आएंगे रागा मलिका में। इसमें देखो पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या फर्स्ट एंड सेकंड थीमेटिक लाइन है, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होता है। बट यस, आपको ये पता होना चाहिए कि 4 पार्ट्स हैं कार्नेटिक म्यूजिक के, तो वो मैंने आपको बता दिए, पल्लवी, अनुपल्लवी, वर्णम और राग मलिका। तो इतना ही था ये कार्नेटिक म्यूज़िक के बारे में। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो है फोक म्यूज़िक के बारे में, और फोक म्यूज़िक में मैंने जितने इम्पॉर्टेंट, जो मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, वो बता दिए हैं। बाकी आपको एक चीज़ करनी है फोक म्यूज़िक में भी, कि जो करंट ओरिएंटेड होगा उस पर ज़्यादा फोकस रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कार्नेटिक म्यूज़िक। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम फोक म्यूज़िक देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।